आप सच्चाई दिखाइए। ये मोदी के गोदी से निकलना सीखिए, आप अमित शाह के गोद से निकलना सीखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के गोद से निकलना सीखिए, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी भले ही फ्रिंज एलिमेंट कहकर इनसे अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कोर लोग हैं वही फ्रिंज है। देखिए, समझने की बात है कि कल तक जिस भारत देश के सामने पूरा विश्व झुका करता था, हम विश्व गुरु हुआ करते थे, आज तमाम देशों ने मिलकर भारत को माफी मांगने के लिए मजबूर किया। ये बुलडोजर तंत्र लोकतंत्र के लिए कतई हानिकारक है और ये बताता है कि इसका मतलब आपको देश में कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया है, तो इसमें कांग्रेस कहाँ दिख रही है? कांग्रेस क्योंकि आवाज नहीं उठाई, जब बहुत दबाव बन गया अरब देशों का, तब उसमें कांग्रेस आई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ है, ऐसी तमाम विचारधाराओं के खिलाफ है जो एक दूसरे पे इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय को गाली देने का काम करते हैं। हम लोग उनके खिलाफ हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है कांग्रेस की। हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, शायद आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लें। और उसमें क्लियरली हम लोगों ने इस बात को कहा है और पहले दिन से भी हम लोग, मैं जो बोल रहा हूँ वो कांग्रेस का वर्जन है। ऑब्वियस सी बात है, मैं कांग्रेस का एक वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अगर मेरे बोलने पर कांग्रेस पार्टी मुझे तलब नहीं कर रही है, इसका मतलब वो पार्टी का विचार है और पार्टी की विचारधारा है, वो मेल खाती है कि आप किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म गुरुओं के ऊपर, किसी भी समुदाय के ऊपर आप किस तरह की टीका टिप्पणी ना करें। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, प्रवक्ताओं ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों के अंदर जो जहर घोला है टीवी चैनल पर बैठकर और समाज के अंदर जो हेट स्पीच के जरिए, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, नरसिंह आनंद जैसे लोग, नुपुर शर्मा जैसे लोग, आपको इन लोगों ने जिस तरह से समाज में जहर घोला है और लगातार ये कभी प्रॉफिट को गाली देते रहे हैं, कभी अलग अलग जो है क्या नाम है धार्मिक गुरुओं को गाली देते रहे हैं। सिखों को गुरु को भी गाली दिया गया, अगर आपको याद हो, जब किसान आंदोलन चल रहा था। इस तरह से इन लोग के आम बात है। लेकिन मैं वेलकम करता हूं इन तमाम जितने भी कंट्रीज जो है इसके खिलाफ खड़ी हुई। 20 मुल्क से अब तक इसका रिजेंटमेंट आ चुका है। लेकिन समझने की बात है कि कल तक जिस भारत देश के सामने पूरा विश्व झुका करता था, हम विश्व गुरु हुआ करते थे, आज तमाम देशों ने मिलकर भारत को माफी मांगने के लिए मजबूर किया। और मैं ये सवाल पूछता हूं कि भारत क्यों माफी मांगे? ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो प्रधानमंत्री है देश के, वो माफी मांगे, ठीक है। लेकिन भारत देश क्यों माफी मांगेगा? क्योंकि देश किसी से ऊपर नहीं है। और मुझे याद है, आप लोग को भी अगर याद हो, चूंकि जल्दी भूल जाते हैं हम लोग, तो मोदी जी ने कविता भी पढ़ी थी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो पहले पिछले दिनों में हमने आप लोगों से कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा कहने का मतलब मैं देश बेचूंगा, और देश बेचा, रेलवे बेचा, हवाई जहाज बेचे, हवाई अड्डे बेचे, लगातार जितनी सरकारी संस्थाएं हैं जिनको जो है आजादी के बाद से बनाया गया, उनको बेचने का काम किया गया। अब देश नहीं झुकने दूंगा मतलब देश को झुकाऊंगा। आपने देश को झुकाया, आपके प्रवक्ताओं ने देश को झुकाया, और ये कोई पहली बार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भले ही फ्रिंज एलिमेंट कहकर इनसे अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कोर लोग हैं वही फ्रिंज है। ये समझने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि आपको अगर याद हो, केंद्रीय में मंत्री हैं अनुराग जी, उन्होंने क्या कहा? गोली मारो सालों को। एक दिल्ली के अंदर जो एक पब्लिक रैली में उन्होंने कहा। ये कौन जवाब दे? कौन फ्रिंज है? तो ये डिफाइन जो करना कि फ्रिंज है, ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके मेन स्ट्रीम लोग हैं, जो उनके कैबिनेट में बैठे हुए हैं अभी केंद्र सरकार में, या जो पार्टी के प्रवक्ता है, वो तमाम लोग फ्रिंज है। योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं कि भाई क्या नाम है, हम घर को बुलडोज कर देंगे। और उनका जो पिछला स्टेटमेंट आपको याद नहीं है कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर उनका रेप करना चाहिए? ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये लोग, तो ये इनका मेन स्ट्रीम फ्रिंज है। और आज ये फ्रिंज कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपनी साख को बचाने के लिए। लेकिन अब ये पूरी तरह से जो है वो खुल के सामने आ चुके हैं। और इसीलिए मुझे लगता है, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आज पूरा भारत देश जो है इनकी वजह से शर्मसार हो रहा है। कल तक जो हमारे सामने झुकते थे वो आज हमारी आंख में आंख डालकर हमसे। लेकिन बीजेपी उनको फ्रिंज एलिमेंट कह रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समर्थन में उतर गए नुपुर शर्मा के। अब यही तो बात है, मैं यही बात तो कह रहा था आपसे कि ये फ्रिंज एलिमेंट जो बोल रहे हैं, ये फ्रिंज नहीं है, ये इनके मेन स्ट्रीम लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, इनके कोर ग्रुप के लोग हैं।
ये जब आप कोर ग्रुप को फ्रिंज कहोगे तो पार्टी के अंदर जो लोग हैं आपके इसी विचारधारा के भाई कि आप जब चाह रहे हो कि एक समुदाय को गाली दिया जाए, उसको हाशिए पे रखा जाए और आप चाहते हो मुल्क की तरक्की हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है भाई। आप समझ लीजिए, इस देश में अगर 15, 18, 20 करोड़ अगर मुसलमान है, ठीक है, मैं खुल के इस बात को कहता हूं, तो इस देश की तरक्की में, इस देश की को आगे बढ़ाने में उनका भी योगदान होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आप 20 करोड़ लोगों को छोड़कर देश आगे बढ़ा लेंगे, ये पॉसिबल है? नहीं है। आप दलितों को छोड़कर देश आगे बढ़ा लेंगे, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। दलितों की आबादी लगभग 30-35 करोड़ है, तो आप उनको छोड़कर देश आगे बढ़ा लेंगे? देश आगे बढ़ता है तमाम जात, धर्म और समुदाय के लोगों के आगे बढ़ने से। देश की क्या है, देश की परिकल्पना क्या है? देश की परिकल्पना उस वहां के देशवासियों से, वहां के लोगों से है। तो उस परिकल्पना को हमें समझना पड़ेगा। उसको आप अलग फ्रेम में नहीं ले सकते कि देश अलग, देशवासी अलग है। अरे भाई, देश से कौन प्रेम करेगा? कोई ईरान से आएगा प्रेम करने के लिए? क्या अमेरिका से आएगा, लंदन से आएगा? इस देश से प्रेम करने वाले लोग वही हैं जो इस देश में पैदा हुए हैं, और हम तमाम लोग हैं उसमें, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो आदिवासी हो, तमाम इन लोगों से देश बनता है। इसको समझने की जरूरत है। और जो लोग आज उनके साथ, उनके सो कॉल्ड बीजेपी के फ्रिंज के साथ, जिनको मैं बोल रहा हूं कि पूरी बीजेपी ही फ्रिंज है, उनके साथ खड़े हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक सही में माफी मांगने को तैयार नहीं हुई है। इसीलिए इस तरह की बात आ रही है कि एक तरफ तो आपने लेटर इशू कर दिया जब एम्बेसडर को समन किया गया अलग अलग जगह, दूसरी तरफ आप अपने लोगों को इस तरह से जो है किराने में छोड़ देते कि आप न्यूज 18 पे चले जाइए, आप जी न्यूज पे चले जाइए, आप एबीपी पे चले जाइए, आप आज तक पे चले जाइए, जाकर उनको डिफेंड कीजिए। तो ये दोहरा चरित्र तो हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। ये लोग तो दोहरा चरित्र को में ही जीने वाले लोग हैं ना। सावरकर ने क्या किया था? सावरकर का भी ये दोहरा चरित्र था। क्या बाहर कहते थे कि भाई हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंदर माफीनामा करते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देश की जो गरिमा को जो क्षति पहुंची है, इसके लिए प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वयं आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। ये कैसे हो पाएगा? नुपुर शर्मा खुद कह रही थी कि प्रधानमंत्री का साथ मुझे मिला हुआ है, गृह मंत्री फोन करके कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ, तुम अच्छा काम कर रही हो। तो या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि उनके जो आधिकारिक बयान आए हैं भारत सरकार के, जो अलग अलग एम्बेसीज में आपके एम्बेसडर को जब बुलाया गया और वहां पर जो बयान जारी किए गए कि उन पे एक्शन लिया गया, तो ये एक्शन गलत है। या तो प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं। प्रधान भी, मेरा यही सवाल है कि प्रधान सेवक जो अपने आप को कह रहे हैं, वो आखिर चुप क्यों है? प्रधान सेवक ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है? उनको तो अपनी इंटरनेशनल इमेजिंग की फिक्र थी, इसीलिए उन्होंने उस पर कुछ, उनको लगा कि डेंट पड़ रहा है, उनको लगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जब बाइकआउट हो जाएगा तब इस तरह की बात आई। आप ये समझिए ना कि ये मामला आज से 1 दिन 2 दिन का तो नहीं है, ये मामला पिछले 10 दिन से चल रहा था। जब जीसीसी कंट्री ने, अरब मुल्कों ने, खाड़ी देशों ने जब वहां पर आपत्ति जताई कि इस तरह से आप 1.5 बिलियन से ज्यादा लोगों के आस्था को आप हर्ट नहीं कर सकते, 2 बिलियन के आसपास के इस विश्व में मुसलमान हैं, आप नहीं हर्ट कर सकते, तब जाकर आप खड़े होते हैं। तो ये तो शर्म की बात है कि आपको तो पहले एक्शन लेना चाहिए था। क्या आपने पूरे विश्व के सामने क्या चेहरा दिखाया? यही चेहरा दिखाया ना कि भारत देश इतना इंटॉलरेंट हो चुका है कि वो अपने देश के अंदर अपने अल्पसंख्यक समुदाय की, जो वहां की दूसरी आबादी है, उसकी बात को नहीं सुन रहा है। तो एक गलत मैसेज गया है। जबकि विदेश मंत्री वो हैं जो पूर्व में विदेश सचिव रह चुके, विदेश फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके लोग हैं, और वो कई मुल्कों में एम्बेसडर रह चुके लोग हैं। मुझे तो हैरानी होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो एक सीवियर पॉलिसी पैरालिसिस है, जो उनको मालूम नहीं है कि कब कौन से जो है फैसले लेने हैं, किस तरह के फैसले जो है मुल्क के लिए बेहतर होंगे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन भाजपा के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे देश के नागरिक का सर झुक जाए। तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं ठीक उसको उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा देश नहीं झुकने दूंगा, झुका दिया ना अपने देश को। अरे 20 मुल्क ने समन कर लिया, कभी ऐसा हुआ? आजादी के बाद इतने प्रधानमंत्री आए देश के अंदर, नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर शास्त्री जी से लेकर नरसिम्हा राव जी से लेकर तमाम वीपी सिंह जी, लोग सब लोग आए। कभी ऐसा हुआ कि 20 मुल्क के क्या नाम में आपके एम्बेसी को तलब किया गया हो? कभी ऐसा हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपने देश को झुकाया, आप देश नहीं बिकने दूंगा, आपने रेलवे बेचा, एयरपोर्ट बेचा। इसी तरह से जब आप कहते हो कि मैंने कोई गलती नहीं की, तो आप ये बताना चाहते हो कि जीएसटी आपकी गलती थी, या आप बताना चाहते हो कि पहली बार मुल्क में 45 साल में बेरोजगारी चरम पर है। हालांकि डेटा आपने नहीं रिलीज किया था, लेकिन वो डेटा लीक हो गया कहीं ना कहीं से। तो कहने का मतलब है कि ये आप जब ये बोल रहे होते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, तो आप कह रहे होते हैं
कि हाँ, हमारी वजह से इस देश के अंदर 700 किसान शहीद हुए और उस शहीद किसानों को हमने शहीद का दर्जा नहीं दिया, उनके फैमिली को हमने कंपनसेशन नहीं दिया। जब आप ये कह रहे होते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, तो आप बता रहे होते हैं मैंने हायर इंस्टीट्यूशंस की जो पढ़ाई लिखाई के जो बड़े इदारे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उनके हमने फंड कट किए हैं, वहां पर सीट कट किया है। जब आप ये कह रहे होते हैं हमने कोई गलती नहीं की, तो आप यही कहना चाहते हैं कि हाँ, हमने देश में बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार की है। जब आप ये कह रहे होते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, तो आप कह रहे होते हैं कि जीएसटी आपने जो लागू किया वो सही नहीं था, नोटबंदी जो आपने लागू किया वो सही नहीं था, कोरोना के अंदर जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ वो सही नहीं था। ये तमाम गलती को छुपाने के तरीके हैं, ये कहकर कि हमने कोई गलती नहीं की। अच्छा ये बताइए, गंगा मैया की सफाई की बात हुई थी, आपको याद हो कि 2013 के एंड में जब प्रधानमंत्री घूम रहे थे पूरे देश भर में, जब वो बनारस पहुंचे तो बोले मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। अरे गंगा में हमारी भी आस्था है, हम भी उसी गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। उसी गंगा को साफ, हमें भी चाहिए गंगा साफ, आपको भी चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों को भी चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए। लेकिन आज क्या वो गंगा साफ हुई? आपको याद है 1 साल पहले गंगा के अंदर किस तरह से लाशें तैर रही थी? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या उन्होंने कोई गलती नहीं की? क्या ये गलती किसकी थी? ये गलती लेकिन सरकार तो इनकार कर रही है। व्यक्ति एक गलती की थी, एक व्यक्ति की गलती थी जो खुद से सांस लेना बंद कर दिया, है ना? यही कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन से तो मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई नहीं इस देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कहा गया, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के अंदर ये कहा गया। तो आप यही कहना चाहते हैं ना कि लोगों ने अपने आप को फांसी लगा लिया और गंगा किनारे जाके वो अपनी लाशों को खुद ही से वहां पे जाके लेट गए, यही कहना चाह रहे हैं। ये जब आप ये कहते हो कि आपने गलती नहीं की, आप यही कहना चाहते हो कि आपने सिर्फ गलतियां की है। ये हिटलर और मुसोलिनी की चाल है, जिस तरह से वो बार बार एक झूठ को बोलते ताकि उसको सच मान लिया जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी राह पे चल रहे हैं। जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दे उठाए, बेरोजगारी के युवा परेशान हैं, लेकिन जब वोट होता है तो यही युवा बीजेपी को वोट करते हैं। 4 राज्यों में बीजेपी जीत जाती है। कितना परसेंट वोट आ रहा है? बीजेपी को 37-38% वोट आ रहा है। इसका मतलब आज भी अगर 40 मान लीजिए आप, आज भी 60% से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ वाले लोग हैं वो सब गोलबंद नहीं हो पा रहे हैं, वो सब एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, उनके वोटों का बिखराव है। उस बिखराव की वजह से ये नुकसान है और जिसका फायदा भारतीय जनता तो कांग्रेस नेतृत्व क्यों नहीं करे? कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन क्यों नहीं करे? हम लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हमने प्रदर्शन किया। हम तो हर मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, जब पेट्रोल डीजल 120 पहुंच गया, डीजल 100 के पार हो गया, तो हमने प्रोटेस्ट किया, तब जाकर 10-10 रुपए कम हुए। हमारे प्रोटेस्ट की वजह से कम हुए। मशकूर साहब, योगी के बुलडोजर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश में कानून का राज चलेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बिना संविधान के देश नहीं चल सकता। संविधान में हर सजा का प्रावधान दिया गया। अगर आपने कुछ किया है, अगर मैंने गलती की, तो मेरे ऊपर एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद कार्रवाई शुरू होगी और कोर्ट मुझे दंडित करेगी, ना कि मेरे घर पे आके बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो ये बुलडोजर तंत्र के सख्त खिलाफ है। ये बुलडोजर तंत्र लोकतंत्र के लिए कतई हानिकारक है और ये बताता है कि इसका मतलब आपको देश में कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है। भले ही हम लोग खुश हो जाए, हो सकता है कि कोई फैसला हमारे फेवर में हो जाए बुलडोजर चलने से, कभी आपके फेवर में हो जाए, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए नहीं अच्छा है। लेकिन योगी बताइए ना कि इस मुल्क को आजाद हुए 70 साल हो गए और 70 साल से ये मुल्क जो है वो आईन पे चल रहा था, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पे चल रहा था। ये अचानक बुलडोजर की बात कहां से आ गई? अरे भाई, कोर्ट आदेश देता है तो आप उसका एक घर नहीं, आपकी सारी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला दीजिए, लेकिन कोर्ट का आदेश होना चाहिए। ये किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता कि अचानक से आप सोकर उठे और आज आपको मन किया 10 बुलडोजर लाके किसी का घर गिरा दे, किसी भी अपराधी का। देखिए, अपराध को कंट्रोल करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ना कि अपराधी का घर गिराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक घर गिराओगे, ऐसे कितना अपराध आप रोक लोगे? अपराध रोकने के लिए तो पुलिस की तत्परता होनी चाहिए, पुलिस को इस तरह से ट्रेन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा तो है, इसके लिए कांग्रेस क्या काम कर रही है? इसके लिए कांग्रेस क्या काम कर रही है? कांग्रेस लगातार, हम लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, इन तमाम सवालों को उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सर उसका तो बुलडोजर चलता ही रहेगा ना, उसका तो बुलडोजर चलता रहेगा। सामने खड़े हो सकते हैं, यही कर सकते हैं हम। मौके आए हैं, आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जब मौके आए तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने खड़े हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां मौके आए, हम लोग तमाम लोग सामने खड़े हुए। हम विपक्ष के तौर पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे कलम में वो पावर नहीं है ना। हमें जनता ने अभी जिता के नहीं भेजा हुआ है कि हम उसको अपने कलम से रोक दें। आपने सुना होगा, जननायक जयप्रकाश जी ने कहा है कि जब सड़कें
जो है सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने एक विपक्ष के तौर पर सड़कों को सुनसान नहीं किया है और हम संसद को आवारा होने से आखिरी दम तक, जब तक सांसें बची है तब तक संसद को आवारा होने से रोकते रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे हमारी सुनी जाए या ना सुनी जाए, क्योंकि लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है लोकतांत्रिक तरीके से। मीडिया पे कब्जा है, आपको मालूम है कि हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोई दिखाता नहीं है, हमारे लोगों के सर फूट जाते हैं, हाथ पैर सब टूट जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, FIR भी हो जाता है, कोई नहीं दिखाता है। सर क्यों नहीं दिखाता है? क्यों नहीं दिखाता? इसीलिए जब एक पॉकेट के अंदर, 2 पॉकेट के अंदर तमाम मीडिया चैनल है। चैनल 18 किसका है भाई? अंबानी का, रिलायंस ग्रुप का है। अब रिलायंस ग्रुप मोदी जी के खिलाफ अगर न्यूज अगर दिखाने लगेगा या मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन को दिखाने लगेगा तो फिर दोस्ती में दरार आ जाएगी ना। अब मुझे लगता है कि शायद ये दरार आ रही है, अडानी साहब आजकल आगे चल रहे हैं, वो सबसे अमीर व्यक्ति हो चुके हैं, तो अब अगर दरार अगर वाकई सही तौर पे अगर आ जाए तो शायद मीडिया कुछ न्यूट्रल हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूं आप कांग्रेस को दिखाइए, आप विपक्ष को दिखाइए, आप सच्चाई दिखाइए। ये मोदी के गोदी से निकलना सीखिए, आप अमित शाह के गोद से निकलना सीखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के गोद से निकलना सीखिए, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। अगर वो स्तंभ अगर खतरे में है, अगर क्या, तो है ही खतरे में पूरी तरह से, अगर वो स्तंभ अगर सही नहीं रहेगा, सही से अपना काम नहीं करेगा, तो यकीन मानिए कि देश कहीं ना कहीं इसका भारी नुकसान चुकाएगा। एक लास्ट सवाल करूंगा, जिस तरीके से पूरे देश में ज्ञानवापी का मुद्दा गरमाया हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ शिवलिंग है, कुछ लोग फव्वारा कह रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना और ये इसीलिए बना कि आने वाले समय में देश में इस तरह की कोई बात ना हो कि भाई कहीं कोई किसी ईदगाह पे चला जाए, किसी मस्जिद पे चला जाए, या किसी मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे पे चला जाए और ये कहे कि यहाँ पर हमारे पूर्वज का मंदिर था, या मस्जिद पे जाके बोल दे कि गिरजाघर था, गिरजाघर पे जाके बोल दे कि मस्जिद था। तो इसीलिए बनाया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो जिस अवस्था में है मेंटेन, उसी अवस्था में रहेगा, उस पर कोई क्लेम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि लोअर कोर्ट ने जो इस केस को एंटरटेन किया और इसमें जो सर्वे के आदेश दिए, कहीं ना कहीं वो अपने आप में लीगली एक चैलेंजेबल मामला है, क्योंकि लोअर कोर्ट इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट भी आया, अब मामला कोर्ट में है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई, जो वीडियो सामने आए कि भाई जब कमीशन को कहा गया आप सर्वे कीजिए, तो ये वीडियो किसने लीक किया? ये वीडियो तो कोर्ट में जमा होना चाहिए था। ये जी न्यूज के पास कैसे पहुंच गया? ये ABP न्यूज 18 और आज तक के पास कैसे पहुंच गया? या आपके पास कैसे पहुंच गया? मेरे पास कैसे पहुंच गया? तो कहीं ना कहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि भावनात्मक मुद्दों पे वो चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से युवा परेशान है, किस तरह से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर फीस बढ़ चुकी है, लोग खाने को परेशान है। तो इन असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या चाहिए? हर किसी को धर्म के आप नशे में लेके आ जाइए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, पारसी हो, ये भावनात्मक मुद्दे हैं। अब देख लीजिए, अगर कोई भगवान राम को गाली देगा, कोई सिख, कोई मुसलमान, तो हिंदू भाई को बुरा लगेगा? लगना चाहिए, क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए, वो पूजनीय है, भगवान है। अगर कोई प्रॉफिट मोहम्मद को अगर गाली देगा तो मुसलमान भाइयों को बुरा लगना चाहिए, अगर कोई वाहेगुरु को गाली देगा तो सिख भाइयों को बुरा लगना चाहिए। तो उनको मालूम है कि जब लोग धर्म में फंसे रहेंगे तो असली मुद्दों से बाहर रहेंगे, क्योंकि धर्म तो सबसे ऊपर हर किसी के लिए होता है। हर कोई व्यक्ति, जो धार्मिक व्यक्ति जिस धर्म को फॉलो करता है, वो उसको समझता है कि भाई ये एक संरक्षण है, एक हमारा संरक्षण हो रहा है। तो जानबूझकर भावनात्मक मुद्दों को लाया जाता है। अभी आने वाले चुनाव है, उनको मालूम है कि कोई मुद्दा है नहीं, अब मुद्दा तो बेरोजगारी है, मुद्दा तो किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी 2022 में, लागत दुगनी हो गई है। मैं वही कह रहा हूं ना कि जो ये बोलते हैं ठीक उसका उल्टा हो। इन्होंने बोला 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, आप देख लीजिए रिसर्चर्स क्या कह रही हैं कि किसानों की लागत दुगनी हो गई और आमदनी आधी हो गई है। तो जब इनको मालूम है कि इस तरह का विरोध है, तो भावनात्मक मुद्दों को आगे लाएं। मैं यही कहना चाहता हूं कि कोर्ट का मामला कैसे लीक हुआ, इस पे जांच बैठी क्या? इस पे जांच बैठनी चाहिए, नहीं बैठनी चाहिए? जो लोग थे, एक पे तो एक्शन हो गया, जिनको एडवोकेट कमीशन बना के भेजा गया था। मेरा कहने का मतलब है कि इन भावनात्मक मुद्दों से हमने आगे आना चाहिए। और करने का क्या मतलब, यही तो है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मोदी जी का जो बोरा का बोरा पैसा अंबानी के थ्रू जो चैनल में लगा हुआ है, उसका भी तो कोई जिम्मेदारी है। इतना हेवी इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों अरबों रुपए का, 10-15 हजार करोड़ का जो नोएडा में इन्वेस्टमेंट किया हुआ अलग अलग चैनल में, दिल्ली में और बॉम्बे में, उनका भी तो कोई काम होना चाहिए। वो अगर आपको भड़काएंगे नहीं कि आप मुसलमान हो और आप हिंदू हो, आप लड़ो, तो कैसे इन सरकार में रहेंगे?
रह पाएंगे सरकार में? नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए भावनात्मक मुद्दों को लाते हैं इस तरह से कि ये दिखा देना कि यहाँ शिवलिंग था, फिर उसके बाद ये बताना कि वहाँ फव्वारा था। ये इस तरह की, देखिए कहने का मतलब ये है कि जो 1991 में एक्ट बन गया, ठीक है, हमको उसकी रोशनी में सब चीज़ों को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके फिर से, अब हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग अब वैकेशन के बाद शुरू होगी फिर से, क्योंकि 6 हफ्ते तक स्टेटस को की बात की थी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है बड़ा दिल दिखाते हुए जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से कानून पास है उसके ऊपर फैसले करेंगे। मशकूर उस्मानी साहब, इस पर क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके पार्टी के नेता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, लगातार ये मामले आ रहे हैं? देखिए, अभी हाल ही में हार्दिक पटेल छोड़ के गए। अभी जो लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई कोई हमारी सत्ता की लड़ाई ऐसी नहीं है। सत्ता कल आज उनके पास है, कल हमारे पास होगी, परसों उनके पास होगी, फिर हमारे पास होगी। ये असल लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, और इस वैचारिक लड़ाई में जो मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा रहेगा वही राहुल गांधी के साथ खड़ा रहेगा। वही लोग, जो लोग कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी के साथ खड़े रहेंगे, नहीं झुकने के लिए तैयार रहेंगे, जो संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे, मोदी और अमित शाह की FIR से, उनकी जेलों से नहीं डरेंगे, वही राहुल गांधी जी के साथ खड़े रह सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज वक्त संघर्ष का है। और जिन लोगों, क्या हार्दिक पटेल डर गए? आपको क्या मालूम, डरे नहीं। अगर डरे नहीं होते तो उनके ऊपर जो है इस तरह से उनका केस वापस नहीं ले ली थी गुजरात सरकार। पिछले 1 महीने पहले ही गुजरात सरकार ने अनाउंस कर दिया कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होगा। कल को जो दुश्मन थे आज उनको लुगाई बना लिए। यही तो बात हो गई, और क्या पर? अरे भाई, 2015, 16, 17 के अंदर हार्दिक पटेल जी के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हुए, और अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी और सबको पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले 1500 क्यों डिलीट करना पड़ा, ऐसी ऐसी बातें लिखी उन्होंने। अब आप ये सोच लीजिए कि जो व्यक्ति विचारधारा के साथ नहीं खड़ा रह सकता, लाइन खींच दी राहुल गांधी ने कि या तो आप भाजपा और RSS की विचारधारा के साथ हो, या आप उसके खिलाफ हो तो हमारे साथ खड़े रहोगे। बिल्कुल लाइन खींची हुई है, और इस लाइन में जो जिधर सेट करता है उधर है, बीच का नहीं होगा कि थोड़ा इधर और थोड़ा उधर नहीं। राहुल गांधी जी ने क्लियर कह दिया है कि जो लोग भी संघ की विचारधारा के साथ है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसे लोग धीरे धीरे, आप समझ रहे हैं अपनी बात को, और समय समय पे वो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को चले जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम किसी एक जात के नहीं, किसी एक धर्म के नहीं, किसी एक समुदाय के नहीं, हम तमाम पूरे देशवासियों के हैं। हर जात धर्म समुदाय का जो है वो समावेश है कांग्रेस पार्टी के अंदर। हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम देश के अंदर अमन, शांति, चैन, सुकून की बात करते हैं, हम देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम देश के अंदर छात्रों, नौजवानों को जो है वो रोजगार देने की बात करते हैं। हमारी तो ये विचारधारा है। हमारी विचारधारा अगर ये नहीं होती तो आज एम्स खड़े नहीं होते देश के अंदर, आज IIT खड़े नहीं होते, आज IIM खड़े नहीं होते। जो आजादी के वक्त हम जो है एक सुई बनाने के काबिल नहीं थे, आज हम जो है न्यूक्लियर पावर है। ये किसने किया? ये सब कांग्रेस की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक दुष्प्रचार है जो लोगों के बीच गया है, मुझे लगता है कि लोग अब धीरे धीरे वो समझ में आ रहा है, और हम लोग भी प्रयासरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए कि लोगों को अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।